नमस्कार आप सभी के लिए। आज का एडिटोरियल है, लिखा है मुकेश सालवान जी ने, और बात कर रहे हैं जो हमारा रिसेंटली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिका अभी अभी हाल फिलहाल में फिर से शामिल हो चुका है ऑफिशियली, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि रीवर्किंग नेट जीरो फॉर क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट के जस्टिस के लिए हमें जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कुछ रूल्स रेगुलेशन निर्धारित हुए थे, उसके जो नेट जीरो की परिभाषा थी उसको हमें फिर से डिफाइन करना चाहिए, और जो भी है मतलब जो वातावरण के पक्ष में रहे तो वो करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल का। तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सोशल मीडिया हैंडल और कोई ज़रूरत है नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े हुए बंदे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी सोशल मीडिया हैंडल की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टिंग द प्लानेट। जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्लोबल मतलब चहुओर, वैश्विक रूप से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे प्लानेट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। बट देयर इज नो यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन एक यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये है कि भारत का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग हो रहा है, अमेरिका का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कुछ अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। Global temperature increased sharply on 1981 with little contribution from the developing country as their industrialization and urbanization had yet to be begin। तो 1981 के बाद से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, लेकिन जो विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है उसका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन था। और साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं वो अपने उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शामिल है और अर्बनाइजेशन भी शामिल है। इन 2015 एट द यूएन जनरल असेंबली व्हेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 वाज एडॉप्टेड and at the Paris conference, Prime Minister Narendra Modi stressed a reframing a climate change to climate justice, arguing that just when countries such as India were becoming major industrial and middle class nation, they should not pay the price for pollution caused by the West। तो यहाँ पर जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो यूएन जनरल असेंबली में सस्टेनेबल सतत विकास की आधारशिला रखी जा रही थी, या उसका जो एजेंडा निर्धारित किया जा रहा था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो हमारा भारत है, भारत की जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उस समय जब भारत विकसित हो जाएगा तो उस समय हमें पॉल्यूशन के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट पे ना करना पड़े। इस चीज़ के लिए हमें अभी से ध्यान देना चाहिए, और जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं हम उनको इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करें कि उसमें पॉल्यूशन कम से कम हो। द पेरिस एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटी, अब यहाँ पे कम से कम हो, और उदाहरण क्या दिया है कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे जो वातावरण को दूषित हुआ, तो वैसा भारत में ना हो। Explicitly, the Paris Agreement explicitly recognizes that peaking will take longer for such countries as it's to be achieved in the context of sustainable development and effort to eradicate poverty। तो ऐसी कंट्री को लेकिन समय लगेगा कि वो अपना डेवलपमेंट भी कर पाए और अपने देश की जो पॉवर्टी है उसको भी क्या कर पाए, पूर्णतः खत्म कर पाए। दिस बैलेंस is now being upset for common target and time table with no governmental organization opposing the pressure। तो ये क्या होगा, इस हिसाब के जो मतलब टारगेट भारत रख रहा है वो चीज़ों को क्या करेगा, अनबैलेंस करेगा। इन दोनों के बैलेंस के चक्कर में बहुत सी चीज़ें अनबैलेंस होंगी, क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग होंगी तो विदेशी जो फंडिंग आती है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और कई चीज़ें बहुत चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। India will meet its Paris Agreement target for 2030. Its per capita emission are third of global average, and it will in future remain within its share of ecological space। This pressure arises from the way of agenda has been set। तो यहाँ पर क्या है कि जो
पूरा का पूरा ग्लोबल एमिशन है उसका जो एवरेज एमिट होती है उसमें इंडिया तीसरे नंबर पर है। और इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में जो बात कही है उस बात के कहने से और उसकी वास्तविकता से एक प्रेशर जनरेट होगा कि वो अपनी इकोनॉमी को क्या करे, उस लॉजिकल स्पेस में लेके आए जो कि वो बात कर रहा था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। ट्रीटीज इन इक्विटी, अब ट्रीटीज के बिटवीन क्या इन इक्विटी है, इसमें मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया है कि जो विकसित देश हैं उनके लिए कुछ अलग पैमाने हैं और जो विकासशील देश हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। फर्स्ट, इनइक्विटी इज बिल्ट इनटू द क्लाइमेट ट्रीटी। सबसे पहली तो यही है कि जो क्लाइमेट ट्रीटी बनाई गई है उसी में इनइक्विटी है। कौन सी है? एनुअल एमिशन मेक इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर even though climate is impacted by cumulative emission, with India contributing मात्र mere 3% compared with 26% of the United States and 13% for China। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रीटी बनाई गई एनुअल एमिशन की, एक रिपोर्ट बनाई गई। उस एमिशन में इंडिया को चौथा सबसे बड़ा फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर बताया गया। जबकि क्या होता है कि जो इम्पैक्ट पड़ता है वातावरण पर वो सभी जितनी भी कंट्री जनरेट कर रही हैं उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है, और जिसमें इंडिया का योगदान केवल 3% है। लेकिन इंडिया को दिखाया ऐसे गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फोर्थ प्रोड्यूसर, मतलब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जबकि अगर उसी तरह देखा जाए तो 26% यूएस प्रोड्यूस कर रहा है और 13% चाइना कर रहा है। उसके कंपैरिजन में इंडिया का देख लो आप कितना कम है, लेकिन फिर भी इंडिया को ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी गई। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, while the richest 1% of the global population emit more than 2 times the emission of the bottom 50%, India has just half its population in the middle class and per capita emission are an eighth of those in US and less than third of those in China। तो जितनी जो 1% अमीर लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका हाफ लगभग कौन प्रोड्यूस करता है? 50% जो पॉपुलेशन है वो प्रोड्यूस करती है, मोर देन 2 टाइम। ठीक है, मतलब जो बॉटम गरीब लोग हैं वो कम प्रोड्यूस करते हैं कंपैरेटिवली जो अमीर लोग हैं। और अमीर लोगों में भी जो ये देखो पर कैपिटा इनकम जो यूएस का इन्होंने डेटा दिया है, यूएस और चाइना उसमें भी ज़्यादा कार्बन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, द डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन, जो डिप्लोमेटिक मतलब रणनीतिक जो हिस्ट्री रही है क्लाइमेट नेगोशिएशंस की, सो दैट लॉन्गर टर्म गोल विदाउट स्ट्रेटजीज टू अचीव देम एज इन द केस ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सॉल्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो जितने भी एनवायरनमेंट को लेके समझौते हुए हैं भूतकाल में, उन सभी का गति ये हुई है कि उनका कोई सिर्फ राजनीतिक रिलेशन बन पाए हैं, राजनीतिक रिश्ते अच्छे हुए हैं, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए वो समझौते किए गए थे वो गोल कभी अचीव नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी फंडिंग नहीं थी, और इन सभी चीज़ों की कमियों के कारण वो एक लंबे गोल ही बन के रहेगा और उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो नहीं पाया, प्रॉपर इम्प्लीकेशंस हो नहीं पाया उसका। द फोकस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एमिशन of carbon dioxide and increase global temperature measures impact on nature, whereas solution require an analysis of driver trend and pattern of resource use। तो यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किसका कि फोकस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये सब। लेकिन हम बजाय इसके हम इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि उनका ट्रेंड क्या है, मतलब किस महीने में ज़्यादा होता है, किस महीने में कम होता है, कौन कौन से वो हैं। जबकि यहाँ पर ये पूरा हो रहा है कि भाई इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है और ऑल दैट। तो इस चीज़ पर गौर करने की बजाय उनके कारण और उनके निदान पर काम करना चाहिए। द करेंट फ्रेमवर्क कंसीडर सिम्टम्स emission of the carbon dioxide and was forced onto developing countries to keep discussion away from cause of the problem, the earlier excessive use of energy, high level of well-being। तो यहाँ पर अब वर्तमान में क्या हो रहा है, जितने भी विकासशील देश हैं उन पर ये चीज़ें थोपी जा रही हैं, बजाय इसके
कि उस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जा सके कि भाई भूतकाल में आपने जो जो किया जिसके कारण आज ये जो समस्या पैदा हो रही है, उस चीज़ के बारे में बात करने की बजाय कि भाई जिन जिन बड़े बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बगैर वातावरण को ध्यान रखते हुए किया, तो उनको जिम्मेदार या अकाउंटेबल ठहराने की बजाय विकासशील देशों पर ये चीज़ें थोपी जा रही हैं। वो विकासशील देश जो अपने खुद के विकास के लिए लगे हुए हैं। थर्ड मॉडल ऑन विच ग्लोबल पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आर बेस्ड कंसिडर अचीविंग रीजनेबल नॉट कंपेरेबल लेवल ऑफ वेलबींग to show that early capping of energy use will not affect their growth, ignoring cost on the poor। तो यहाँ पर जो दूसरा क्या है, तीसरा जो मॉडल है पॉलिसी रिकमेंडेड, जो भी रिकमेंड करता है उनका, वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको इस प्रकार एक रीजनेबल अमाउंट में अचीव करने के लिए कहा गया कि आप एक रीजनेबल अमाउंट में लोगों को अच्छा विकसित कर दो, लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल बनवा दो, ना कि कंपेरेबल। मतलब कंपेरेबल में ये हो जाता है कि अमेरिका के जितने अमीर लोग हैं, जितने परचेसिंग पावर उनकी है, उतनी भारत की भी हो जाए। और अच्छी मतलब रीजनेबल ये होता है कि नहीं, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, बस इतना काम हो जाए। तो ये एक रीजनेबल हो गया और एक कंपेरेबल। तो विकासशील देशों से क्या कहा गया कि भाई आप कंपेरेबल अमाउंट में कर लो और ज़्यादा आप कार्बन उत्सर्जित ना करो, और जो पुअर पे कॉस्ट पड़ रहा है उसको भी आप इग्नोर कर दो। ग्रोथ के कारण जो पुअर्स पे कॉस्ट पड़ेगा, क्यों, पुअर से जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब अगर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो उनसे कहा जाए कि भाई कोयला ले लो, तो कोयला तो सस्ता मिलता है, लेकिन उनसे कहा जाए सौर पैनल लगवा लो, तो दोनों में अंतर है। वो गरीब तो कभी लगवा ही नहीं पाएगा। तो इनका ये मतलब जो पॉलिसी निर्धारण की गई पहले क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उनमें पुअर को, विकासशील देशों से ये कहा कि पुअर पर पड़ने वाले कॉस्ट को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। The difference mean to achieve the goal are not the agenda, because the rising prosperity of the world's poor does not endanger the planet, and the challenge is to change wasteful behavior in the West। तो यहाँ पर ये है कि जो जितने गरीब से जो अमीर हो रहे हैं वो चिंता का विषय नहीं है, ना वो वातावरण के लिए उतना चिंताजनक है, बजाय इसके कि जो वेस्ट है, वेस्ट क्या कर रहा है, जितना उसने कमा लिया है उसको क्या है वेस्ट में फेंक रहा है। जैसे मांस खाते हैं, मांस को वेस्ट कर देते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलती है। तो जो वेस्ट में जो मतलब पश्चिम के लोग हैं जो विकसित हो चुके हैं, वो अपना जो खान पान है या जो भी उल्टा सीधा यूज़ है, तो वो ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वो ज़्यादा खतरे की घंटी है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या वातावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रोल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, द वोगली वर्डेड नेट जीरो एमिशन, बैलेंसिंग एमिशन एंड रिमूवल कुड बी disastrous for development latecomers like India, because the current frame failed to recognize that more than half the global cumulative emission arose from infrastructure essential for urban well-being। तो यहाँ पर ये है कि जो नेट जीरो एमिशन वाली परिभाषा दी जा रही है, और बिल्कुल जीरो पूर्णतः ये कहा जा रहा है कि भाई एमिशन हो ही मत, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं या जो वातावरण के हार्मफुल गैस हैं उनका एमिशन ही ना हो। तो जो लेट कमर्स हैं, मतलब जो जिनकी नींद बाद में खुली, जैसे इंडिया की है कि भाई अब उसने थोड़ा सा विकास के पथ पर बढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा हार्ड टाइम है। क्यों हार्ड टाइम है? क्योंकि उनके लिए ये टफ होगा करना। बहुत सी चीज़ें जो सस्ती मिलती हैं वो करेंगे नहीं, अगर ज़्यादा कॉस्टली करेंगे तो जो पुअर्स हैं उनको साथ में नहीं ला सकते। तो बजाय इसके जो क्यूमुलेटिव एमिशन इन्होंने पहले कर रखा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब जो बेस्ट वाले कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की बजाय डेवलपिंग कंट्रीज पर जोर दिया, प्रेशराइज किया जा रहा है। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डिफाइनिंग रोल इन ह्यूमन वेलबींग बोथ बिकॉज ऑफ द सर्विस it provide outside the market and the way shape demand distinct from manufacturing and lifestyle which alone are captured in model projection। तो यहाँ पर जो पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दो हिसाब से काम करता है ह्यूमन वेलबींग के लिए। पहला, सबसे पहले तो वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है और मार्केट को एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्रोवाइड करवाता है कि वो डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ों को व्यवस्थित कर पाए। सेकंड, द ग्लोबल ट्रेंड इज दैट in an urbanized world 2/3 of emission arise from the demand of the middle class for the infrastructure, mobility, building and diet। तो यहाँ पर एक सेकंड जो ग्लोबल ट्रेंड है कि जो अर्बनाइज्ड वर्ल्ड है उसमें से 2/3 मतलब 66% के समथिंग वो कहाँ से मिडिल क्लास
से आता है, और मिडिल क्लास क्या करता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, मोबिलिटी मतलब ट्रेन में जाता, मतलब अपनी गाड़ी से जाता है, बिल्डिंग्स, डाइट और जो भी अपनी खान पान करता है उससे उत्सर्जन होता है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट to cement, steel and construction material, and worldwide they will need half the available carbon space before comparable level reach around the 2015, while the developed country use most of the rest. तो यहाँ पर यह है कि डेवलप्ड कंट्री ने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं 2050 तक लगभग 50% जो वातावरण दूषित हो रहा है वो किसके कारण होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो या इनसे जो उत्सर्जन हो रहा है उससे. For developed countries, peaking of emission came some 20 years after infrastructure saturation level were reached, and net zero emission are being considered some 2 decades even later to take advantage of aging population and technology. So यहाँ पर ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने तो क्या है, पहले बना लिया इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, और उस समय उन्होंने पीक में हर चीज़ कर ली, और अब 20 साल बाद लोगों से वो क्या बोल रहे हैं कि आप इस हिसाब की पॉलिसी का निर्धारण किया है कि आप अब क्या करो कि जीरो कार्बन एमिशन की ओर बढ़ो. उससे क्या होगा, जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है वही टेक्नोलॉजी वो फिर कहाँ सेल करेंगे, डेवलप्ड कंट्री के अंदर. तो सीधी सी बात है, वो यदा कदा खुद का ही फायदा देख रहे हैं. थर्ड, बिकॉज ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड लेट डेवलपमेंट मच ऑफ द फ्यूचर एमिशन in India will come from infrastructure building and industry, and we cannot shift the trajectory much to reach comparable level of well-being with major economy. तो यहाँ पर ये है कि जो अब आने वाले फ्यूचर में जो भी कार्बन एमिशन या इस टाइप की चीज़ होंगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और इन्हीं से उत्सर्जित होंगी, और हम एकदम से ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजर इकोनॉमीज हमारी जो वेलबींग है और मेजर इकोनॉमीज के साथ हमें अगर मैच करना है अपने आप को या उनसे कॉम्पीट करना है, तो हम ये एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी चीज़ें. एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, जो चाइनाज एमिशन इंक्रीज 3 टाइम इन पीरियड 2000-2015 ड्राइवन लार्जली बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. 2000 से 2015 के बीच जो चाइना के एमिशन हुआ था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बाहर आया था. न्यू फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क क्या है, अ ग्लोबल गोल शेपिंग नेशनल स्ट्रेटजी रिक्वायर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पर जो गोल सेपिंग कि भाई कोई भी एक एजेंडा तैयार कर लिया और उसको के गोल को अचीव करने के लिए हमें एक नए प्रकार के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है या समझ की जरूरत है. इंडिया मस्ट हाईलाइट यूनिक नेशनल सर्कमस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू फूड, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट हैव टू चेंज. और इंडिया के लिए भी एक हाईलाइट करनी चाहिए एक यूनिक नेशनल सर्कमस्टेंसेस को लेकर, कि जो हमारी देश को लेकर ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनी हो, चीज़ों को लेकर ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनी हो कि भाई हमें विकसित देश ना होकर हम विकासशील देश हैं, तो वैसी पॉलिसी बननी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कंजप्शन ऑफ मीट कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ ग्लोबल एमिशन. इंडिया ईट जस्ट 4 kg a year कंपेयर विथ around 68 kg per person for European Union and twice that in US, whereas a third of the food in wasted by household. तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो मीट के कंजप्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या एमिशन होता है, उसमें इंडिया के लोग कितना खाते हैं, सिर्फ 4 kg a year प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एमिशन होता है, नहीं ईट, सॉरी 4 kg a year. लेकिन अगर वहीं बात कर ली जाए यूरोपियन यूनियन की, तो 68 kg पर पर्सन खाते हैं पूरे उसमें, और साथ ही साथ यूएस की बात कर ली जाए तो वो इसका डबल हो जाता है, मतलब 68 का अगर आपने डबल कर लिया तो 136 kg हो जाता है. ट्रांसपोर्ट एमिशन अकाउंट फॉर क्वार्टर ऑफ ग्लोबल एमिशन, आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमिशन वर्ल्ड वाइड एंड हैव सरपास्ड एमिशन फ्रॉम generation of electricity in the US but not on the global agenda. तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन है वो भी लगभग बहुत बढ़ गया है. और कब बढ़ गया है, जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी वाले युग में रह रहे हैं, फिर भी हम उसको यूएस की बात कर रहे हैं, ये फिर भी उसको इस एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है. अब यहाँ पर क्या है, कोल का यूज. कोल अकाउंट फॉर क्वार्टर ऑफ ग्लोबल एनर्जी यूज. तो क्वार्टर मतलब
एक चौथाई जो भाग है उससे जो पूरे विश्व की एनर्जी है उसका एक चौथाई भाग कोल से क्या होता है, फुलफिल होता है, कोल एनर्जी से। पावर्ड कोलोनिज्म एंड राइजिंग एशियन यूज 3/4 ऑफ द कोल ड्राइव इंडस्ट्रीज एंड सपोज द रिन्यूएबल एनर्जी पुश इनटू सिटीज। तो यहाँ पर जो एशिया के गरीब देश हैं वो लगभग 75% कोल का यूज करते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे वैश्विक उस पर देखा जाए तो कोल कितना यूज होता है, 25%। लेकिन जो एशियाई मूल या जो विकासशील देश हैं एशिया के, वो लगभग कितना 75% करते हैं अपने उसमें। तो आप सोच लो फिर उनसे ये आशा की जाए कि वो जीरो की तरफ बढ़े, तो आप क्या कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी पुश into cities. India with abundant reserve and per capita electricity use that is a tenth that of the US is under pressure to stop using coal even though the US currently uses more coal. तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है बजाय इसके कि यूएस उसी समय यूएस ज़्यादा से ज़्यादा कोल का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में और जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसमें। India want to eliminate to use of oil instead with renewable energy and hydrogen as a fuel for electrification, whose acceleration require international cooperation around technology development and transfer. तो इंडिया तो चाहता है कि भाई रिन्यूएबल चीज़ों को या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लाया जाए, लेकिन उसके लिए सीधी सी बात है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और साथ ही साथ ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है। ऐसा ना हो किसी ने डेवलप कर ली टेक्नोलॉजी और वो इतनी महंगी दामों पर सेल करें कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई कोल से ही अपनी एनर्जी है, एनर्जी कंजप्शन है, उसको फुलफिल कर लिया जाए। इन द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट जस्टिस वाज रेलीगेटेड टू प्रीएम्बल एज अ पॉलिटिकल नॉट पॉलिसी स्टेटमेंट। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ ये क्लाइमेट जस्टिस है वो इस हिसाब से दिखाई देता है या उसका प्रीएम्बल इस हिसाब से दिखाई देता है कि वो एक पॉलिटिकल सेट एजेंडा है, ना कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। इट नीड टू बी फ्लैश्ड आउट विद सेट ऑफ बिग आइडिया। तो क्योंकि इसके लिए ज़रूरत है एक बिग आइडियाज़ की हो जो विकसित देशों के लिए भी क्या हो, सूटेबल हो। द फर्स्ट इज रिफ्रेमिंग टू द ग्लोबल कंसर्न इन टर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर कंट्रीज विच पर कैपिटा एमिशन बिलो द ग्लोबल एवरेज। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें फिर से जो रूल या रेगुलेशन निर्धारित किए गए हैं उसको रिफ्रेम किया जाए और जिनका एमिशन कम है उनके लिए पॉलिसी अलग से बनाई जाए इन लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट। सेकेंड, द वेरिएबल मेजर शुड बी वैल्यूइंग विद इन इकोलॉजिकल लिमिट। तो यहाँ पर जो वेरीफिएबल है मेजर हैं वो किस हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए कि वेलबींग को निर्धारित करते हुए जो इकोलॉजिकल लिमिट है वो एक लिमिट तय की जानी चाहिए। पर्टिकुलर देश के लिए जो भी एमिशन कम कर रहा है उसकी अलग इकोलॉजिकल लिमिट होनी चाहिए, जो ज़्यादा वो कर रहा है एमिशन कर रहा है उसकी अलग इकोलॉजिकल लिमिट होनी चाहिए। थर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुड सेंटर ऑन शेयरिंग टेक्नोलॉजी of electric vehicle and hydrogen as a fuel as they are the most effective response to climate change। तो साथ ही साथ पूरे के पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए जिससे क्या हो कि सभी के सभी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर पाएँ और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी है और हाइड्रोजन जैसी गैसों का यूज़ है हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर पाएँ। सो दिस इज़ द today's editorial. So thank you for today.